मैं डोनाल्ड ट्रंप को मिला हुआ हूं, एक बार नहीं कई बार। उनको सुना भी है नजदीकी से। ये एक व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जो करता है वो कहता है, जो कहता है वो करता है। अब वो क्यों कह रहा है कि 51st स्टेट बन जाओ? मैं चाहता हूं कि करोड़ों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की, मेरा ख्याल 1984 की किताब थी, द आर्ट ऑफ द डील, उसको पढ़िएगा। ये धंधा किस तरह से किया जाता है, पूरा कुछ लिखा है कि धंधा वो हो जिसमें दोनों का फायदा हो, लेकिन जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो ज्यादा प्रपोज करता है, जो ज्यादा एक्टिव होता है, उसका फायदा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दूसरे को ये लगे कि उसका भी फायदा हो रहा है। दैट इज द आर्ट ऑफ द डील। बेसिक उसका मुद्दा यही है। तो उसने अब जो कनाडा को कहा है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपकी सुरक्षा पर, दूसरा सब्सिडीज आपको मिल रही हैं, तीसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग हम लोग कर रहे हैं, आप तो हमारा खून चूस रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन की प्रतिक्रिया है, उसने उसको साफ साफ बताया। दूसरा सर, हम्म। इसने ट्रूडो को माफ नहीं किया है। मेरा ख्याल 2019 में जो नेटो का समिट हुआ था लंदन में, तो वहां पर ट्रूडो ने मजाक उड़ाया था डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बाद में कहा था ये तो दोगला आदमी है, इसके दो चेहरे हैं। वो भूलता नहीं है सर, वो माफ नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है कि आज जो उसने बयान दिया है कि मैं मिलिट्री फोर्स से नहीं लेकिन इकोनॉमिक फोर्स से कनाडा को मजबूर करूंगा कि हमारे साथ जुड़ जाए। 2019 में ही जब तुर्की के जो अभी राष्ट्रपति हैं, एर्दोवान, रेसेप रेसेप तैयब एर्दोवान, उन्होंने कहा था कि अमेरिका तो अब जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया को छोड़ के, क्योंकि वो अबू बकर अल बगदादी जो इस्लामिक स्टेट का खलीफा था, उसकी तो छुट्टी हो गई है, हम्म। तो अब मैं कुर्द लोग जो वहां हैं उनका मैं बैंड बजाऊंगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, अगर तूने ऐसा कुछ किया, मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर दूंगा। तो ये जानता है डोनाल्ड ट्रंप, भले ही उनके पास मिलिट्री ताकत आज ना हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो सर, अमेरिका की आर्थिक शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। और ये जो धंधा, जो धमकी वो दे रहा है, धमकी क्या, इनविटेशन दे रहा है कि आप अपने देश को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, चीनी तंग कर रहे हैं आपको, रूसी तंग कर रहे हैं, तो मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में आने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो वील बी द लार्जेस्ट कंट्री पूरी दुनिया में। आपकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, आपकी जनसंख्या कम है, मैं करूंगा। सो ये जो बात कर रहा है, इसके कुछ एडवाइजर्स हैं जो मेरे मित्र हैं, कुछ सेनेटर्स हैं रिटायर्ड, कुछ कांग्रेसमैन कह रहे हैं ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। ये उसके मायने हैं जो आज उसने वो ध्वज का जो आपने जिक्र अभी किया है, क्लियरली सेइंग कि देखो हम आपको गले लगा के रखेंगे, आप आ जाओ हमारी शरण। नहीं, अगर कनाडा अपोज करता है या जंग की स्थिति में जाने की कोशिश करता है, इसके कोई चांसेस हैं या फिर? 10 मिनट के अंदर सर, क्षमा कीजिएगा, अगर ये डस्टबिन ट्रूडो सुन रहा हो तो सुन लीजिएगा। अरे भारत की एक पलटन मुझे दी थी, सीख लाइट इन्फेंट्री के 1000 लोग, मैं जाके पूरी कनेडियन फौज पे काबू कर लूंगा। वो लड़ने वड़ने के लायक नहीं है, वो बड़े आरामदायक जिंदगी जीते हैं, और उनकी अपनी घरेलू समस्याएं इतनी हैं, हाउसिंग की समस्या है, इन्फ्लेशन की समस्या है, खाद्य पदार्थों की समस्या है, वहां पे सोशल टेंशन कितने हो रहे हैं, लीगल इमिग्रेशन की समस्या है, और अब वो खालिस्तान की समस्या, जो ये सोचता था कि भारत की है, एक्चुअली वो कनाडा की समस्या बनेगी, क्योंकि ये सब कनेडियन सिटीजन हैं, और ये खालिस्तान बनाएंगे कनाडा के अंदर। मैं उसका समर्थन करता हूं। फिर एक बुद्धिस्तान, जैनिस्तान, ये स्थान वो स्थान सब वहां पे बना दीजिए, और सारी ये गलती उस डस्टबिन ट्रूडो की हो सर। दीपक सर बने रहिएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दर्शकों के पास और पहुंचा, फिर आपके पास वापस आता हूं। तो दर्शकों को यह बताने का वक्त हो गया कि विवाद शुरू कहां से हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ऐलान किया था कि वो शपथ लेने के बाद कनाडा से इंपोर्ट होने वाले उत्पादकों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो उनसे मिलने के लिए फ्लोरिडा पहुंचे थे, जहां डिनर के वक्त ट्रंप ने मजाक में ट्रूडो को कनाडा के विलय का ऑफर दिया था। इस पर ट्रूडो हंस पड़े थे। डिनर के बाद ट्रंप ने पोस्ट कर ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बता दिया था। तब से मामला उठा और बार बार उठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गवर्नर बुलाया था, ताकि वो कनाडा को अमेरिका का एक राज्य दिखा सके। और उन्होंने कहा अगर कनाडा को हमेशा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कनाडा पर 36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया भी है, लेकिन माना जा रहा है कि कनाडा पर ट्रंप के कब्जे की चाहत इसलिए भी है क्योंकि कनाडा का 40% हिस्सा आर्कटिक क्षेत्र में है। इसके अलावा कनाडा में चीन का लगातार बढ़ता निवेश जो अमेरिका को परेशान कर रहा है, जिस पर ट्रंप लगाम लगाना चाहते हैं। दीपक वोरा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वोरा सर, इसके कितने चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है कि कनाडा और अमेरिका का विलय हो जाए? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है तो दुनिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा सर?
और इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं सर। आज से मुझे बताइए सर, 40 साल पहले कोई कह सकता था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का संगम हो जाएगा? आज कोई कह सकता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया का संगम हो जाएगा? आज तो बिल्कुल कोई मान नहीं सकता कि जबकि नॉर्थ कोरिया कहता है मैं कच्चा खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर बिल्कुल। दूंगा। और सर मैं वियतनाम में था जब नॉर्थ और साउथ में पोस्टेड था, जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम का संगम हुआ। कोई नहीं मानता था ये हो सकता, लेकिन हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें इतिहास में होती है। या फिर जब सेपरेशन होता है, मैं इथियोपिया में था जब एरिट्रिया अलग हो गया था। तो कुछ ऐसी चीजें इतिहास में होती है जिनको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। सोवियत संघ टूटा, कौन कह सकता था टूटने वाला है? तो आई हैव सर, मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है। मैंने इतना कुछ देखा है अपने जीवन में, देखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि मैं प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता। एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर कनेडियंस सोचते हैं कि अगर इसने अपनी जो अम्ब्रेला है, डिफेंस अम्ब्रेला, जो ये यूरोप को भी कह रहा है कि आप अपना पैसा खर्च करो, मैं आपका चाचा नहीं हूं कि हमेशा मैं ही लगा रहूं और मुझे चूसते रहो, मैं अब वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो ये यूरोप के लिए भी संदेश है कि अब आप अपना जो बोझ है खुद उठाइए, नहीं तो मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा के लिए आपको सब्सिडाइज नहीं करूंगा। इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। क्या हो सकता है इस समय सर? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं कहूंगा 50%, 5 हो भी सकता है, या फिर देखते हैं क्या होता है। और ये जो उनके नेता लोग जो ट्वीट वगैरह करते हैं उसमें मत डालिए। ऑर्डिनरी कनेडियंस, आज उनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है उस देश की कि अगर वो अमेरिकन सिटीजन बन जाए उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा सर। दीपक सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया के प्रोस्पेक्ट से ये विलय अगर होता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है, तो फिर इंडिया के प्रोस्पेक्ट से इस खबर को कैसे देखेंगे आप? हमें कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका अगर मेक्सिको को भी हड़प कर लेता है, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हमेशा मैं प्यार से मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं विदाउट मीनिंग टू ऑफेंड, क्योंकि वो बिजनेस वाला है सर, उसके संबंध भारत के प्रधानमंत्री के साथ इतने अच्छे मैंने नजदीक से देखे हैं। वो तो, इफ आई मे से सो, इवन एट द रिस्क ऑफ एग्जैजरेशन सर, एक आत्मा है दो जिस्मों के अंदर। दे फील अलाइक। नरेंद्र मोदी इज कमिटेड टू इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप इज कमिटेड टू अमेरिका। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है दीपक सर, आप जो बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, नक्शा सिर्फ उस तरफ नहीं, नक्शा यहां भी बदलने वाला है, जो पीओजेके वाला इलाका है। अब ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, ये बात एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, जैसा कि अभी आपने पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी को सुना। लेकिन ट्रंप के बयान जिससे विवाद हुए, क्या क्या और डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जिससे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ट्रंप आखिर करने क्या वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप के कई और बयानों से विवाद गहराया है, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। पनामा नहर छीनने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने की बात कही है, ब्रिक्स देशों को एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है, ब्रिक्स में इंडिया भी है। इसके अलावा सबसे पहले ट्रंप के ब्रिक्स देशों में दी गई धमकी की अगर बात करें तो ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से कहा कि अगर वो अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई और करेंसी नहीं इस्तेमाल करेंगे, जबकि भारत डॉलर के साथ साथ भारतीय रुपए में भी दुनिया के कई देशों से व्यापार करता है, जैसे कि ईरान से तेल खरीदना हो या बाकी दूसरे सामानों को लेना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई और करेंसी ना हो, ना ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करें, नहीं तो अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले बयान की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात से भी इनकार नहीं किया कि पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी ट्रंप सैन्य बल यानी कि आर्मी के पावर के इस्तेमाल की बात भी कर सकते हैं। No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this: we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. अब इन दोनों मुद्दों को एक एक करके समझिए। सबसे पहले बात पनामा नहर की करते हैं, जिस पर कब्जे की बात ट्रंप कर रहे हैं। ये दूसरी बार है जब ट्रंप पनामा नहर पर कब्जे की बात कह रहे हैं।
कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इस नहर का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पनामा नहर पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब इस नहर पर कब्जा चाहते हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वो पनामा नहर को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। इसके बाद उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड फोटो पोस्ट की थी, जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें पनामा नहर के बीच अमेरिकी फ्लैग दिखाया गया था और कैप्शन में लिखा गया था, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। और इसके साथ ही हम आपको सुनवाते हैं ट्रंप ने पनामा नहर और चीन को लेकर क्या कुछ कहा था। The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. वैसे तो पनामा नहर पर 1999 तक अमेरिका का ही कब्जा था, लेकिन अब यह कैरिबियन देश पनामा का हिस्सा है। ट्रंप के कब्जे वाली बात पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो ने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि पनामा नहर और उसके आसपास की एक एक इंच जमीन पनामा की है और ये आगे भी पनामा की ही रहेगी। साथ ही उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव वाले आरोप पर सफाई दी थी। पनामा नहर के कैरिबियन और प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले गेटों का मैनेजमेंट सीके हचसन होल्डिंग्स की एक सब्सिडरी कंपनी देखती है, जिसका ऑफिस हांगकांग में है, लेकिन उस पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं है। पनामा नहर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम करती है। पहले केप हॉर्न से होते हुए साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। नहर बनने के बाद जहाजों का हजारों मील का सफर कम हो गया है। जहाज सीधे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में पहुंच जाते हैं। कार्गो ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय, फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट में भी काफी ज्यादा कमी आ जाती है। जहाजों को नहर से ट्रांजिट करने के बदले पनामा उससे टैक्स लेता है, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कैरिबियन देश पनामा के इस इनकम के अगर हम इस इनकम के लिहाज से बात करें तो पनामा के इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। पनामा नहर को बनाने का विचार 16वीं सदी की शुरुआत में ही आया था, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई। फ्रांस ने कोलंबिया के साथ मिलकर इसे बनाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1903 में पनामा को कोलंबिया से आजादी मिली और 1904 में अमेरिका ने फ्रांस की संपत्तियों को खरीदकर नहर बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। अमेरिका बेहतर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ हर चुनौती पर ध्यान देता नजर आया और फंड की कमी नहीं होने दी। 15 अगस्त 1914 को नहर को आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया गया। इसे बनाने में उस समय $37.5 करोड़ का खर्च हुआ था, जिसे अमेरिकी इंजीनियरिंग का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। अब आपको बताते हैं ट्रंप की नजर आखिर पनामा नहर पर क्यों है। नहर के इस्तेमाल पर अमेरिका को भी टैक्स देना पड़ता है। अमेरिकी कंट्रोल हटने के बाद चीन की पैठ बढ़ी है। कई परियोजनाओं में चीन ने निवेश किया है। चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का भी पनामा नहर हिस्सा है। चीन का नहर पर कंट्रोल का खतरा अमेरिका के लिए बढ़ रहा है। अमेरिका को डर है कि चीन अपनी हरकतों से धीरे धीरे ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर रहा है। ठीक ऐसा ही काम रूस भी कर रहा है, लेकिन लैटिन अमेरिका के देश क्यूबा, वेनेजुएला जैसे छोटे देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा निकारागुआ में चीन के साथ मिलकर एक नई नहर परियोजना पर भी रूस काम कर रहा है। ऐसे में ट्रंप पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाकर इस पार्टनरशिप में खटास पैदा करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये पूरा इलाका ट्रेडिशनली अमेरिका का है और रूस और चीन इनसे दूर रहें। जल्दी से बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की चाहत की। पनामा नहर की तरह ट्रंप ने ग्रीनलैंड के कब्जे के लिए सेना के इस्तेमाल का इशारा दिया है। इससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं जाने की आजादी के लिए यह महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। इसके बाद ग्रीनलैंड के पीएम ने इसके जवाब में कहा था कि हम बिकाऊ नहीं है और ना ही कभी होंगे। दरअसल ट्रंप ने सबसे पहले 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। इसके पीछे वजह यह थी कि इलाका आर्कटिक क्षेत्र में है, खासतौर से उत्तरी अमेरिका जो यूरोप जाने वाले छोटे रूट पर यह सबसे बड़ा द्वीप है। अमेरिका लंबे समय से इसे रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिक लिहाज से खास मानता है। यहाँ कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह वजह है कि ग्रीनलैंड चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों का भी केंद्र बनता जा रहा है। अगर ट्रंप इस पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो रूस और चीन पर सीधे प्रभाव होगा। दरअसल रूस लगातार आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य बेस को बढ़ाने में जुटा है। इसके अलावा यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी नजर बनाए हुए है। वहीं चीन भी यहाँ पर निवेश की कोशिश में लगा है।
ताकि अपने पड़ोसी एशियाई देशों की तरह यहां के बुनियादी ढांचों के विकास और खनिज परियोजनाओं का हिस्सा बन सके। और अगर ऐसा होता है तो ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा, जैसा ट्रंप नहीं चाहते हैं। कुछ और पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर क्यों है? क्योंकि 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्रफल है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघल रही है तेजी से। यूरेनियम समेत कई दुर्लभ खनिजों का भंडार यहां हो सकता है। ट्रंप ने तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का भी ऐलान कर दिया है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name.